हाय हेलो दोस्तों। मैं अनूप साहनी। मेरे यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे और इसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आइए अपने संख्या संबंधित प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले रहे थे, तो ये मेरा क्या बन रहा था? नेचुरल नंबर बन रहा था। अब हमें पूर्ण संख्या बनाना है, होल नंबर बनाना है, जो संख्याओं का पूरा परिवार। तो ये पूरा परिवार इसका कंप्लीट लग रहा है? नहीं दोस्तों, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब अगर इसमें 0 ना शामिल किया जाए तो ये पूरा परिवार, संख्याओं का पूरा परिवार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जब 0 शामिल कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो दोस्तों, जहाँ तक हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे कोई नंबर लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन, उस पे आप एक पॉइंट 0 दर्शा दीजिए और इधर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो इधर 1, 2, 3, 4 हो गया और इधर उसी तरह 1, 2, 3, 4। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जब किसी संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के परिवार में दर्शाया जाता है तो उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनफाइनाइट तक जितने भी सम संख्याएं होंगी ये 2 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। इसी को हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर हम उसे कहते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 से विभाजित क्या नहीं होगा दोस्तों? हम देखते हैं 2 से 1 नहीं विभाजित होगा, 3 नहीं विभाजित होगा, 5 नहीं विभाजित होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब विषम संख्याएं हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। तो आइए दोस्तों, हम लोग ऋण या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो संख्याएं 1 से बड़ी
वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उन्हें ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि जो कोई संख्या खुद से कटे और एक से कटे उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो कौन कौन सी संख्या खुद से कटेगी और एक से कटेगी? तो हम देखते हैं कि जो 2 है ये खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है, और ये 3 है, 3 भी खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है, और ये 5 है, 5 भी खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है। उसी तरह 7 भी खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है। उसी तरह 11 भी खुद से कट सकता है और एक से कट सकता है। लेकिन विद्यार्थियों हम अगर 4 को ले लेंगे तो 4 क्या हो जाएगा? 4 2 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। विद्यार्थियों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 6 को ले लेते हैं तो 6 क्या है? 6 को हम देखेंगे, 6 क्या है? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए हम लोग असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर देखते हैं। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि 2 और 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह 2 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 होगा। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि 3 और 4 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह हम देखते हैं 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? को प्राइम नंबर कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। तो विद्यार्थियों आइए नेक्स्ट देखते हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों? वे संख्याएं जो एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो वे सब क्या होती हैं? यौगिक संख्याएं होती है। जैसे दोस्तों हमने अभी पिछले टॉपिक में आप लोगों को बताया कि मान लीजिए क्या है? 4 है, ठीक। तो ये क्या होगा? 4 क्या होगा मेरा? 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। खुद से काट खुद से तो काट ही दिए हैं विद्यार्थियों, खुद से कट गया है। 4 जो है खुद ही से कटा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कंपोजिट नंबर को यौगिक या भाज्य संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं विद्यार्थियों? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब विद्यार्थियों ये है कि जब हम p/q को लिखते हैं तो ये q क्या है? q कहने का मतलब ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर कब होगा? जब कोई संख्या जैसे 2/3, 4/5,
6/7, 8/9। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन क्या? पाई का मान हम लोग पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है ना विद्यार्थियों। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। समझ में आया विद्यार्थियों? तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे हम लोग आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां p एवं q कोई पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो विद्यार्थियों क्या कह रहा है? आइए हम लोग समझते हैं। कह रहा है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √7/4, √5, -√3। ये सब क्या है दोस्तों? इनरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं विद्यार्थियों, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विद्यार्थियों। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं? विद्यार्थियों रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा परिमेय और अपरिमेय, जिसे रेशनल और इरेशनल कहते हैं इंग्लिश में। तो उन्हीं दोनों के परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो दोनों परिवार को हम लोग कैसे एक साथ शामिल कर सकते हैं? जैसे हो जाएगा -2/3, √3, 4/5, 6/7, √4। तो ये क्या है दोस्तों? 0। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या रियल नंबर है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को शामिल किया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं विद्यार्थियों। तो हमें जहाँ तक उम्मीद होगा विद्यार्थियों कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर विद्यार्थियों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ विद्यार्थियों मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो संख्याएं वास्तविक संख्या न हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √4, -√4, -√16, -√2। ये सब क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं। इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटीज। आइए विद्यार्थियों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। कुछ हम लोगों को बेसिक इसमें बताएंगे कि क्या चीज़ होता है, कैसे वो चीज़ आइए देखते हैं। जैसे विद्यार्थियों स्मरण रखने योग्य बातें। 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं प्राइम नंबर की संख्या कितनी होता है? 9 होता है। 1 से 25 तक प्राइम संख्याओं का नंबर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन 1 से 50 तक संख्याओं
लेकिन 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितना होता है? 15 होता है। वही 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वही 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। तो दोस्तों हम लोग इसको कैसे निकाले हैं? 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की भाज्य संख्या कैसे निकालें हैं? देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं 1 से 50 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है ना। और क्या होता है? टोटल 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होता है कि नहीं? होता है ना। तो 25 माइनस 15 बराबर 10। तो अब हमें पता चल जाएगा 50 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्याओं की संख्या होती है। तो ये 50 से 100 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है विद्यार्थियों। उसी तरह 25 से 50 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो विद्यार्थियों हम लोग देखे हैं कि 1 से 25 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या 9 थी कि नहीं? 9 थी ना। और 1 से 50 के बीच में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी थी? 15 थी कि नहीं? तो क्या करेंगे? 15 माइनस 9 बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा? 25 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 6 होती है विद्यार्थियों। जाहिर सी बात होगी कि विद्यार्थियों हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर विद्यार्थियों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं प्रणालियों को स्मरण करना है, वो याद करना है विद्यार्थियों। हमारी संख्या प्रणाली में हम जानते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 9 होती है। एवं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99 होती है। एवं 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? तो 49999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? तो 1000 हो गया। 5 अंक हो गया कि नहीं विद्यार्थियों? 1 2 3 4 5। ओके। उसी तरह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? तो 99999। तो विद्यार्थियों जाहिर सी बात होगी कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो विद्यार्थियों आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ विद्यार्थियों। अगला सेशन हम जल्द ही लाएंगे विद्यार्थियों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया हो विद्यार्थियों तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आइए हम लोग टाइप नंबर 1 देखते हैं, संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का सूत्र। तो हम लोग जानते हैं लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? x कोष्टक में x+1/2। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र है विद्यार्थियों। तो हम इस सवाल को लगाएंगे कैसे विद्यार्थियों? जैसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि अगर कोई संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर डॉट कितना हो? 50 तक हो तो इसका योगफल कितना होगा? तो इसको हम लोग सिंपली दोस्तों इस फार्मूले पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या करेंगे? 50 कोष्टक में 50 + 1
अपान 2। अब क्या कर देंगे विद्यार्थियों, इस 2 से इस 50 को काट देंगे, आ जाएगा कितना 25, और ये कितना हो जाएगा 51। तो क्या कर देंगे 25 गुणे 51, जब बराबर करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1275। तो विद्यार्थियों 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना होता है 1275। जाहिर सी बात होगी विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। तो आइए विद्यार्थियों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विद्यार्थियों हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कह दे अगर x के n तक के पहाड़ों का योग कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग x के n तक के पहाड़ों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या है फार्मूला, xn कोष्टक में n+1 अपान 2। ओके विद्यार्थियों, उसी प्रकार अगर कह दे कि 2 के सभी पहाड़ों का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे गुणे n का मान कितना हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, गुणे कोष्टक में 10+1 अपान 2। ओके विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 20 गुणे 11/2। 2 से हम 20 को काट देंगे, कितना हो जाएगा 10 बार हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 11 दाम में 110। तो 2 के सभी पहाड़ों का योग कितना होगा 110। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 9 के सभी पहाड़ों का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे 9 × 10 कोष्टक में 10+1 होगा अपान 2। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, 9 दहा में 90 हो जाएगा, गुणे 10 और 1 11/2। ये क्या हो जाएगा 45 दूना के 90। अब क्या करेंगे 45 में 11 का गुणा कर देंगे। तो 45 में 11 का गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 495। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 9 के सभी पहाड़ों का योग कितना होगा 495। तो विद्यार्थियों मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। जहाँ तक कि हेलो विद्यार्थियों, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, लगातार n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। लगातार n सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1। जैसे कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के लगातार सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसको हम लोग इसी फार्मूले पर रख देंगे 10 कोष्टक में 10+1, फिर क्या हो जाएगा 10 गुणे 11 बराबर 110। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।